क्लास 2 चैप्टर 2 स्वर वर्ण। हमारे पास यहाँ पे दो पिक्चर दी गई है। पहली पिक्चर में जब बच्चा गिरता है तो उसके मुंह से आ ध्वनि निकलती है, और दूसरे पिक्चर में लड़की की उंगली में जब कांटा चुभ जाता है तो उसके मुंह से ओ ध्वनि निकलती है। तो ये स्वर ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए हर भाषा में कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिस साइन का प्रयोग करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ऊपर हमने देखा कि ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए हर भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए, उसी चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। शब्दों में स्वर के दो तरह से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर। हमें शब्द में स्वर को दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और दूसरा है उन्हें व्यंजनों को साथ में मिलाकर बोला जाता है। पहला है स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले स्वर वर्ण, जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। जब भी हम स्वरों को स्वतंत्र रूप में बोलते हैं तब हम इनका शब्दों में डायरेक्ट जिन शब्दों को हम लिखना चाहते हैं उन्हीं से हम सीधे इनकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत जैसे कुछ शब्द यहाँ पे हमारे पास दिए गए। जब हम इन्हें स्वतंत्र रूप से इन स्वरों का उपयोग करते हैं तभी हमने सीधा इन्हीं स्वरों का उपयोग करके डायरेक्ट शब्द हम लिख सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले स्वर वर्ण। व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वर्ण वर्ण या मात्रा चिन्ह। जब भी हम स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं या बोलते हैं तो उनके लिए हमें कुछ मात्रा चिन्हों की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे अ, तो अ एक ऐसा स्वर है जिसे हम कोई भी मात्रा लगाकर नहीं लिखते, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो आइए देखते हैं इनको स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाता है। पहला है अ, तो हमारे पास है कमल। तो इस शब्द में आप देख सकते हो हमने कोई भी मात्रा नहीं लगाई है। दूसरा है आ, और हमारे पास शब्द है राम। तो यह हमारे पास आ की मात्रा है। र को आ की मात्रा रा। म, छोटे ई की मात्रा। ट को छोटे ई की मात्रा टी, क, ट। बड़े ई की मात्रा। क को बड़े ई की मात्रा की, ल। छोटे ऊ की मात्रा कु, र, सी। क को छोटे ऊ की मात्रा कु, र, सी। बड़े ऊ की मात्रा। फ को बड़े ऊ की मात्रा फू, ल। की मात्रा। म को रू की मात्रा मृ, ग। श को ए की मात्रा शे, र। स को ऐ की मात्रा सै, नी, क। म को ओ की मात्रा मो, र। प को ओ की मात्रा प, धा। मात्रा चिन्हों को व्यंजन वर्णों के साथ जोड़े जाने के लिए नियम हम आगे पढ़ेंगे। ये सभी स्वर ध्वनियाँ और उनके वर्ण हिंदी में संस्कृत से आए। इनके अलावा हिंदी में कुछ नए स्वर भी मिलते हैं जो संस्कृत में नहीं थे। इन स्वर ध्वनि और उनके वर्ण हिंदी में संस्कृत भाषा से आए हैं, और इनके अलावा हमने कुछ और नए स्वर भी मिले हैं जो हमारी संस्कृत भाषा में नहीं थे। नए स्वर दो तरीके के होते हैं। आगत स्वर। तो आगत स्वर क्या होता है? आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। जो स्वर अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। आगत शब्द का मीनिंग क्या होता है कि आया हुआ।
जो अंग्रेजी या दूसरी किसी भाषाओं से हम इन्हें हिंदी भाषा में लिखते हैं, तो यह होता है आगत स्वर। हिंदी में एक आगत स्वर है इसके लिए ओ वर्ण तथा उसकी मात्रा चिन्ह ओ बनाया गया है। हिंदी में सिर्फ एक आगत स्वर है जिन्हें ओ वर्ण के रूप में हम लिखते हैं और जिसकी ये मात्रा चिन्ह है। इसके उदाहरण जैसे कि बॉल, मॉल, कॉफी और डॉक्टर, ये कुछ उदाहरण हमारे पास दिए गए हैं। जब भी हम इन्हें लिखते हैं तो हमें ये याद रखना है कि ये आ की मात्रा जैसा होता है, तो हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये पता होना चाहिए। अगर हम ओ की जगह पे आ की मात्रा लगा देंगे तो इसका जो पूरा मीनिंग है वो पूरा बदल जाता है। तो नए स्वर में पहला है आगत स्वर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे पहले एक शब्द लिखा हुआ है बॉल। अगर हमने यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी, अगर हम गलत मात्रा लगाते हैं तो ये बन जाता है बाल। बॉल मीन्स होता है गेंद और बाल मीन्स होता है जो हमारे सिर के बाल होते हैं वो। मॉल जो घूमने की एक जगह जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, और अगर हम यहाँ पे गलत मात्रा लगा देते हैं तो हो जाता है माल, जिसे हम गुड्स कहते हैं। कॉफी जो हम पीते हैं, और कॉफी का हो जाता है काफी। डॉक्टर का हो जाता है डॉक्टर। तो हम गलत मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा शब्द जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मात्रा लगाने में हमें ये कुछ नियम याद रखने होंगे। दूसरा है अनुनासिका। इन स्वरों को बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जब भी हम अनुनासिका स्वर को बोलते हैं तो हमारे मुंह से और नाक दोनों जगह से हवा बाहर की तरफ निकलती है, और इनको लिखकर दिखाने के लिए दो वर्ण बनाए गए। अनुनासिका को लिखने के लिए दो वर्ण बनाए गए। तो पहला है बिंदु और दूसरा है चंद्र बिंदु। ये स्वर संस्कृत में नहीं थे, इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। इनका जो जन्म है वो हिंदी में ही हुआ है। अनुनासिका को लिखने के लिए दो मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु। बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम। पहला है, जिन स्वरों की सिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हो वहां बिंदु लगाया जाता है। नीचे हमारे पास दो एग्जाम्पल दिए गए। सिरोरेखा किसे कहेंगे? हिंदी में किसी भी शब्द के ऊपर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो स्किपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं सिरोरेखा। जब इस सिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा होती है तो उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। यहाँ पे दो उदाहरण है। जैसे नींद, न को बड़े ई की मात्रा है, तो ये जो बड़े ई की मात्रा है वो सिरोरेखा के ऊपर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बिंदु लगाया। और यहाँ पे घोंसला, तो घोंसला के ऊपर भी हमने बिंदु लगाया। जैसे चोंच, में, गेंद, भैंस आदि। जिन स्वर वर्णों की सिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह नहीं लगे होते हैं, अर्थात खाली स्थान है, वहां चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जिन स्वर वर्णों की सिरोरेखा के ऊपर, जिन स्वर वर्णों के ऊपर अगर खाली जगह हो, उस सिरोरेखा के ऊपर, उस लाइन के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें। जैसे कु, आ के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, तो हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया है। और ऊंट, अंगूठी, आंसू, ऊंचा, उंगली आदि।